बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ईरान ने अमरीका शराइत मानने से इनकार करते हुए अपनी शराइत रखती हैं। ईरान सदर ट्रंप को कभी इजाज़त नहीं दे सकते कि वो जंग के ख़ात्मे का वक्त मुतय्यन करें। ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि जंग बंदी का फ़ैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर ही होगा। ईरान ने इलाकाई सालिस के ज़रिए पैगाम दिया है कि वो अपने दिफा जारी रखेगा, जबकि तुर्किया, पाकिस्तान और मिस्र अमरीका और ईरान को फौरी मुज़ाकरात के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। हक्काम की राय है कि अमरीका और ईरान की शराइत में बड़े इख्तलाफात के बायस इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात इंतहाई कम हैं, तो फिर जंग का ख़ात्मा कैसे हो पाएगा और कैसे खित्ते में क़याम अमन हो पाएगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब को मदऊ किया है। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपनी गोनागो मसरूफियात से वक्त निकाल कर वीडियो लिंक कर हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन साहब, इन बदलते हालात में अमेरिका ईरान जंग बंदी कितने करीब और कितनी दूर आपको नजर आती है? देखिए, बात यह है कि जंग जब आपने बंद करनी है या मुज़ाकरात करने हैं तो गिव एंड टेक होता है, सिर्फ हसूल नहीं होता, कुछ देना भी पड़ता है। अब अमेरिका देना कुछ नहीं चाह रहा। जंग की इब्तिदा उसने की, कत्लो गारत उसने की। मतलब है कि आपने अचानक जंग छेड़ी और लीडर को ही मार दिया। लीडर क्या, आप ये समझे जैसे ईसाइयों के पोप को कोई वेटिकन में बमबारी करके मार दे, उस तरह से मार दिया। ईरानी रूहानी पेशवा है ना ईरान के, उनसे बड़ी तो कोई शख्सियत वहां नहीं है। वो उनके लिए उस पोप से भी ज्यादा है जो वेटिकन में बैठा है। इन्होंने, ये ईसाई क्या महसूस करें दुनिया में अगर पोप को मार दिया जाए, या यहूदियों के किसी सबसे बड़े रबी को अचानक उड़ा दिया जाए, हमला करके ईरान मार दे। उन्होंने उस नाजुक तरीन जगह को छेड़ा, लेकिन वो पहले से ही ईरान को टाइट कर रहे हैं, स्क्रू कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। उन्होंने कासिम सुलेमानी को जब मारा तो आप देखें किस तरह घेर के उसको टारगेट करके मारा। आप उसके बाद देखें इस्माइल हानिया को तेहरान के अंदर उस फ्लैट में जहां वो रहते थे वहां मार दिया। फिर उन्होंने इब्राहिम रईसी को, जो ईरानी सदर थे, ताजिकिस्तान से वापस आ रहे थे, वो हेलीकॉप्टर गिराया गया, सबको पता है, दुनिया जानती है, इंटरनेशनल मीडिया ये कह चुका है कि उसको टारगेट किया गया है। लेकिन ईरान ने उस वक्त भी उसको हादसा करार दे के अपनी इज्जत बचा ली। ये कहा कि जी वो हादसा हो गया है, गिर गया है। वज़ीर खारजा साहब भी गए, बाकी लोग भी। अब आप देखें, वो मुसलसल इनके हर उस शख्स को जिनको ये नजर आता था कि वो कोई अहमियत रखता है, वो टारगेट कर रहे थे, पहले से कर रहे थे। उधर हजबुल्ला का देख रहे हैं, उन्होंने वहां पे नसरुल्लाह साहब को मारा। किसको? उन्होंने ईरान और उसके जो अलाए कह लें, इत्तेहादी कह लें। आप अगर इसराइल अमेरिका का इत्तेहादी है तो होतीज क्यों नहीं हो सकते? हिजबुल्लाह क्यों नहीं हो सकती? हमास क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि आपने उनसे उनके मुल्क छीने हुए हैं, उनकी बाउंड्रीज उनको खत्म कर दी है, वहां पे दूसरों को कब्जा करवा दिया है। तो वो अपने लिए भी लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए भी लड़ रहे हैं। ठीक है, वो तमाम जो है वो अब उनका प्रॉक्सीज कह लें, ईरान की शिया है इसलिए प्रॉक्सी है, ईरान असला देता है, ईरान पैसा देता है, इसलिए वो लड़ रहे हैं। तो लेकिन बात यह है कि जब आप किसी शख्स से जीने का हक छीनने की कोशिश करेंगे तो वो फिर
अपने जिंदा रहने की कोशिश करेगा। आप बिल्ली को कोने में ले जाएंगे तो आपके मुंह पे पंजा मारती है। ये भूलना नहीं चाहिए। ये एक उस जानवर की फितरत है पंजाब मारने की, जिसने अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना है। इधर तो सैयद शोएबुद्दीन अहमद साहब पंजा नहीं मारा है, बिल्ली ने तो दोनों ही के गले को पकड़ा हुआ है और ये छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्ली नहीं छोड़ रही। ऐसे नहीं है। इस वक्त इन्होंने उनका गला पकड़ा हुआ है। अच्छा, देखिए इनका तो डैमेज हो रहा है। इनके पास फिजाइया नहीं है। इनके पास जो अमेरिका की साख जो है दाव पे लग गई, इसराइल गजा बन गया। आप कहते हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है ईरान का गला। ईरान ने पकड़ा है कि उन्होंने पकड़ा है? ईरान ने पकड़ा हुआ है। मैं नहीं कह रहा इसराइल ने पकड़ा, मैं कह रहा हूं ईरान ने गला पकड़ लिया है ना। इन्होंने ये सोचा नहीं था कि हमारे साथ ये जवाबी सलूक होगा। जो पिछले साल जून वाली जंग थी उसमें जो मिसाइल थे वो रोक लिए थे उर्दून ने, सऊदी अरब ने, सब ने रास्ते में इंटरसेप्ट किया। ईरान ने उस वक्त किसी दूसरे को नहीं मारा क्योंकि उसको पता था जंग फैलेगी। लेकिन इस दफा इन्होंने टारगेट हिट कर दिया। मैं एक बड़ी चीज बता दूं, बड़ी क्लियर सी, कि पाकिस्तान से इंडिया उस वक्त तक खौफजदा नहीं था जब तक हमारे पास F-16 थे कि जी F-16 उड़ेगा आएगा तो एटम बम फेंकेगा ना कहीं। फिर मिसाइल आए। जब मिसाइल आ गए तो फिर इंडिया की अपनी हिमाकत से पाकिस्तान को वो एटमी धमाका करने का मौका भी मिल गया 99 में। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक कमांड बनाई है। जनरल कुदवाई साहब को 15-16 साल उसके सरबराह रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कुदवाई। उसके बाद कहा गया कि पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक का ऑप्शन आ गया है। ठीक, सेकंड स्ट्राइक का मतलब यह है जो आज ईरान कर रहा है, ये भी सेकंड स्ट्राइक है। ईरान ने फर्स्ट स्ट्राइक नहीं की है, पहले हमला हुआ है। सेकंड स्ट्राइक ये थी कि इंडिया अगर पाकिस्तान पर लाहौर पे, कराची पे, इस्लामाबाद में कहीं पे एटम बम गिरा देता है, हमारी कमांड तबाह हो जाती है। जिस तरह वहां मर गए सीनियर्स, तो हमारे जो बाकी नीचे हैं वो इंडिया को मारेंगे। ठीक, और इस वक्त इसराइल के साथ वही हो रहा है। इन्होंने टारगेट मारे। दुनिया देख रही है अमेरिका इसराइल के साथ क्या हो रहा है, लेकिन सदर ट्रंप कहते हैं कि ये सारी जो है वो फेक न्यूज है, हम तो जंग जीत चुके, अपने अहदाफ पूरे कर चुके हैं। ये झूठी खबरें फैलाकर हमें बताया जा रहा है और मुद्दे इल्जाम वो ठहरा रहे हैं अपने नेटो को और अपने सियासी मुखालफिन को। और उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि नेटो हमारा साथ नहीं देगा। उनका तो बड़ा ख्याल था ट्रंप साहब का कि हम हमला करेंगे, अरबी सारे हमारे साथ हैं, वो भी लड़ेंगे, उनके पास हमारे अड्डे भी वहां पे हैं और पीछे से बरतानिया के जहाज भी आ जाएंगे, फ्रांस भी आ जाएगा और सब आ जाएंगे। और इराक में तो आप देखें ना कि स्पेन और पोलैंड की जो फौजें मौजूद थी, सबसे पहले तो उन्हें धचका लगा स्पेन से, जिसने इन्हें इजाजत नहीं दी अपने मुल्क में मौजूद अमरीकी अड्डों से जहाज उड़ाने की। इसके बाद इन्होंने बहुत चीखें मारी कि स्पेन को हम देख लेंगे, लेकिन स्पेन ने खड़ा रहा वहां पे, उस पोजीशन में रहा। आप उसके बाद देखिए फिर जब इराक पे जंग बढ़ती है तो 10-12 दिन बाद इराक से सबसे पहले पोलैंड की फौज वापस गई नेटो की और फिर स्पेन चला गया। और अब आप ये देखिए कि ना तो कोई फ्रांस का जहाज आया, ना बरतानिया आया, जर्मनी तो स्टेट ऑफ इनकारी है। अमेरिका ने अब ये धमकी दी है कि ठीक है तुझे मेरा साथ नहीं देते तो मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा। ठीक,
मतलब है अमेरिका इस वक्त ये ख्याल है उसका कि मैं दुनिया की वो वाहिद ताकत हूं, वो जहां चाहूं, जिस जगह चाहूं, जो मर्जी कहूं, जिसको मर्जी मारूं, जिसको मर्जी कत्ल करूं, कोई मुझे पूछ नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हुआ करता। ये ताकत उनको हमने ही दी है, रशिया का तबाही करके, सोवियत यूनियन खत्म करके, इलाके के 2 बदमाश थे, मुल्क दुनिया में एक बना दिया हमने, खाना खराब किया सारी दुनिया का। लेकिन बहरहाल क्या आज जो ईरान दिखा रहा है कि ये तैयारा उड़ा है चाबहार के ऊपर, वो मैंने टारगेट कर दिया F-18 को, उससे पहले F-15 को वो कहते हैं हमने टारगेट किया। चलो जी, अमेरिका कहता है वो उतर गया सेफली, वो सेफली उतर गया भाई, टारगेट हो गया। सैयद शहाबुद्दीन साहब, F-35 को भी कर दिया। मैं यही कह रहा कि कौन सा तैयारा है F-35, तो वो तैयारा है जो आज तक दुनिया में टारगेट हो ही नहीं सका। राफेल तो बहुत पीछे की बात है, F-35 इंतहाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। स्टेलथ का हुआ, अगर वो हिट हो गया तो स्टेलथ टेक्नोलॉजी तबाह कर दी इन्होंने आज। इट्स मीन जो उनके पास टेक्नोलॉजी है वो कहीं और से भी है। ये अब समझ आ रही है दुनिया को कि ईरान जंग में इतना अकेला भी नहीं है। चाइना ने कभी पाकिस्तान की डायरेक्ट मदद नहीं की। आपको याद हो, हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी वाया नॉर्थ कोरिया ही मिली थी ना। तो ये दुनिया ऐसे ही है। अमेरिका अगर जर्मनी का एटम बम उठा के ले गया था। जनाब सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, ये जो मुज़ाकरात से ईरान ने इनकार किया है, इसके बाद आप क्या समझते हैं, कौन किसे सरप्राइज देने के लिए तैयार है? क्या ईरान एक बार फिर अमेरिका इसराइल को सरप्राइज देगा, या अमेरिका को सरप्राइज देने के लिए तैयारी कर रहा है? वो पीछे उन्होंने एक झूठ बोला था कि ईरानी मिसाइल जो है वो यूरोप तक हिट कर सकते हैं। वो ईरान ने उससे इनकार भी किया है बाद में कि हमारे पास इतना लॉन्ग रेंज नहीं है। लेकिन उन्होंने ये साबित किया है कि जो उनकी सराउंडिंग्स है इसराइल तक, वहां कोई महफूज नहीं है। आप ये देखिए कि उनके ड्रोन वहां जा रहे हैं, और ड्रोन जो है वो इंगेज करते हैं डोम को, वो सिस्टम को इंगेज करते हैं और मिसाइल हिट कर देता है। वो सिस्टम जो कि कहते थे नाकाबिले शिकस्त है, इसराइल में चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता, वहां मिसाइल वहां गिर रहे हैं जहां उनका एटॉमिक है। हंजा हैफा में, तेलअवीव में, ये कौन सी जगह है जो उन्होंने बची हुई है उनसे? पहले तो सिर्फ लेबनान से रॉकेट आया करते थे हिजबुल्लाह के, अब तो हर तरफ से आ रहा है। उन्होंने बल्कि अमेरिका दिफाई अड्डे के साथ साथ हसास इसराइल के मकामात को भी हिट कर रहा है। मसला वही आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कतर की तरफ से कोई आएगा तो हम कतर पे मारेंगे। अब देखिए ना, खारक आइलैंड में जब हुआ, आज फिर उनकी धमकी आई है कि खारक की तरफ तुमने दोबारा रोक किया तो हम जो इलाका साथ है आवाज, या तो वो उधर जाएंगे सऊदी अरब पे या बहरीन पे, वो कहते हैं हम उसको उड़ा देंगे तुम्हारे अड्डे को, हमें मारोगे हम मारेंगे। अभी तक वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनका जो जवाब है वो इतना खौफनाक है कि उनको समझ नहीं आ रही हम जाएं तो जाएं कहां। अच्छा सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि हम बम्बों के जरिए मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी तरफ ईरान उसके जवाब में 81वीं लहर का अपने मिसाइलों का आगाज करते हुए कह रहा है कि हम अपनी शराइत पर जो है वो मुज़ाकरा। जब ये सूरत हाल दोनों तरफ से है तो ये पाकिस्तान को मिसल सालसी क्या करेंगे? एक जंग तब रुकती है जब कोई एक मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर जाए, या एक दूसरे को दोनों को नजर आ जाए कि साडा हौसला मुक गया। ठीक है। वो जो पहलवान का सांस टूट जाता है ना लड़ते लड़ते,
तो वो इसीलिए वक्फा लेते हैं ना 1-1.5 मिनट का बीच में, जी जरा सांस बहाल करो, पानी शानी पिला दो। अहमद साहब, वक्फा तो 5 दिन का ट्रंप ने लिया है। कौन दिया? हमला दोनों तरफ से हो रहा है। नहीं, वो तो हो रहे दोनों तरफ से हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐलान तो किया। सर उस ऐलान का क्या फायदा अगर इसराइल वहां जाके बम मारे जा रहा है? जी वो तो इसराइल कहता है हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है इससे। क्या मजाक है कि मैंने अपने एक मछिंदर को कहा जारी रख, मैं पीछे आ जाता हूँ, आराम से बैठा हूँ, जरा मैं सांस ले लूं। इतनी मतलब लड़ाई के दौरान, कुश्ती के दौरान एक पहलवान जो है वो साइड हो जाता है, उसका चेला आके लड़ना है। अच्छा, दोनों पहलवान लड़ रहे हैं तो सालसी क्या करेगा बीच में? अब सालसी भी तो बीच में पैगामात दे रहा है और दोनों के पैगामात मुस्तरद हो रहे हैं। देखिए, सालिस को अपनी जान भी बचानी है ना। जी जी, जो सालिस हैं वो खुद फंसे हुए हैं। ठीक। ये जो बोर्ड ऑफ पीस वाले हैं ना, जी जी, इनको इनके अपने मुल्कों का खौफ है। ठीक है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा था कि मुझे मैं घबराता नहीं जिंदगी में, डरता नहीं जिंदगी में, मैं ब्लंट ही रहा हूं। अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं ऐसे ही ले जाए। ईरान की प्रॉक्सीज, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान नहीं है? जी हाँ। वो जो जाफरिया जमात तहरीक जाफरी नवाज जाफरी क्या थी वो पाकिस्तान में देवबंदीज वर्सेस जाफरिया की लड़ाई की थी। सऊदी अरब बमुकाबला ईरान लड़ाई लड़ी गई। यहाँ पे कहते में शर्म आती है लोगों को, हकीकत ये लिखा हुआ है हर जगह ये। अच्छा सैयद शोएबुद्दीन अहमद साहब, कल जो था ना वो बात थी पाकिस्तान से डू मोर की कि जनाब वो सऊदी अरब दफाई मुआहदे के ज़ेरे असर इस जंग में आए। अच्छा, वहाँ से हमारे जनाब सैयद आसम मुनीर साहब ने हमें बचाया बड़े सफारतकारी से। अब दूसरा डू मोर है कि सालसी करवाई जाए। आप बताएं, क्या पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया जो है वो सालसी अमेरिका की कोई जमानत ले सकता है, कुछ सालसी करवा सकता है? असल तो है कि रशिया और चाइना अगर बीच में आता है तो कुछ सालसी हो सकती है। पाकिस्तान क्या सालसी करवाएगा, चाहे उस सालसी के नाम पे उसे शोहरत बहुत मिल रही है। पिट्ठुओं के जरिए सालसी करवा रहा है। ठीक है। मिस्र की हैसियत क्या है? जी हाँ, मिस्र की हैसियत उस दिन तबाह हो गई थी जिस दिन जमाल अब्दुल नासिर जंग हार गए। सॉरी, माजरत के साथ आपकी तरफ से फिर आवाजें आ रही हैं और डिस्टर्ब हो रही है आपकी बीच में आवाज। को पोता निकल आता है बाहर कमरे से, मैंने कहा बंद कर दे, अब दोनों को दोबारा बंद कर दिया, बच्चों को अंदर है। जी जी, अच्छा सॉरी। हाँ जी सर जी, बात हो रही थी सालसी की। जी सालसी का जो मसला है, अमेरिका ये चाह रहा है कि सालसी उसके वो लोग करें जो उसके ऊपर तकिया करते हैं, जिनका वो माई बाप है। जैसे पाकिस्तान का माई बाप अमेरिका है, हमेशा से है। लियाकत अली खान जिस दिन रशिया छोड़ के अमेरिका गए थे, वो तभी से माई बाप है। वो तभी से माई बाप है जब से वो पिशावर में बटवेर का अड्डा हमने दिया हुआ था रशिया के खिलाफ उनको, जहां से जहाज उड़ा करते थे रशिया के खिलाफ। हम तो उनके पुराने खाकसार है, खादिम है। ये अलग बात है कि 71 में हम इंतजार ही करते रहे, अमेरिकी बेड़ा नहीं आया, कोई जहाज नहीं पहुंचा हमारी मदद। लेकिन इस खादमियत में हमें इस बार शोहरत बड़ी मिली और उसकी जो है भारत में इस चीज का हमारे चर्चे बहुत हुए। दुनिया जो है वो पाकिस्तान का नाम ले रही है मीडिया पे हर जगह, और जो भारत है वहां कहराम मचा हुआ है, वहां शोक का समा है इस वक्त। पाकिस्तान और भारत एक ही जैसे हालात है। ठीक है। वहां भी जो मीडिया है वो सरकार के कंट्रोल में है, माजरत चाहता हूं। पाकिस्तान में भी जो सरकार चाहेगी मीडिया वही कहेगा। दोनों जगह हुकूमत मीडिया पे कंट्रोल रख के उनसे खेलती है। तो इंडिया में भी वही हो रहा है, पाकिस्तान में भी वही हो रहा है। हम यहाँ पे अपने आप को एक बड़ी ताकत, इलाकाई ताकत के रूप में पेश कर रहे हैं।
कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। देखें, लेकिन उसमें 3 नाम आ रहे हैं, हमारा अकेले का नाम नहीं है। मिस्र कौन सी बड़ी ताकत है? चलो तुर्की को तो मैं मान लेता हूं, लेकिन तुर्की फिर नेटो के अड्डे वहां भी है, अमरीकी अड्डे वहां भी है, वहां भी फोर्सेस है, और तुर्की का नाम भी आ रहा है। और वो तुर्की जो है उसके इसराइल से ताल्लुकात भी हैं। ठीक है। कैसी कमाल बात है कि मुज़ाकरात वहां होंगे जो इसराइल का दोस्त है एक तरह से, चाहे मुसलमान है। मैं नहीं मानता दुबई को, क्यों? दुबई इसराइल को तस्लीम कर चुका है। जो लोग इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, इसराइल से दोस्ती रखते हैं, इसराइल को असला देते हैं, इसराइल को पेट्रोल देते हैं, सब कुछ करते हैं, वो इस जंग में तो फरीक बन गए ना। इस जंग में अगर कोई फरीक अभी तक नहीं है तो वो पाकिस्तानी है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की बहुत मसाइल है। पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और ऐसी कोई बात नहीं, अभी 1.5 साल का वाकया है, वहां से एक मिसाइल हमारे यहां गिरा था और हमने वहां बमबारी भी की थी। ये इतना इजी बॉर्डर नहीं है हमारा। वो जो कहते हैं ना ठंडा बॉर्डर नहीं, ये भी गर्म हो जाता है। फिर हम इस वक्त अफगानिस्तान से भी बॉर्डर गर्म किए बैठे हैं, यानी कि अफगानिस्तान के ड्रोन इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं हो रहा। ऐसे माहौल के अंदर हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो हमें मजीद दलदल में फंसा दे। हमें बड़ा बच के, बड़ा तरीके से, सलीके से इस पोजीशन से निकलना है। आप सालसी करें, लेकिन सालसी में खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना कर दें कि अपना दामन खुद फाड़ लें, अपना गिरेबान चाक कर लें, अपना गिरेबान बचा। आप समझते हैं कि ये सालसी ईरान और अमेरिका दोनों हैं, और क्या इस सालसी करें? ईरान ये सालसी तस्लीम करे तब जब उसे कुछ मिल रहा हो। वो तो खुला कह रहा है कि आपने मुझे मारा, आपने मुझ पे हमला किया, आपने मेरी, इससे तक 95 लीडर उनके मर चुके हैं। 95, जिसमें सियासतदान भी है, जिसमें जर्नैल भी है, जिसमें एटॉमिक साइंसदान भी है, और रूहानी पेशवा भी है। उन्होंने 95 जो शख्सियात थी ईरान की, जो मैटर करती थी, उनको खत्म कर दिया है। और लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक जंग आपको याद दिलाऊंगा, उसका रेलेवेंस ईरान से बताऊंगा आपको। वो है जंगे मौता। उसे गज़वा मौता नहीं कहते क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें खुद शिरकत नहीं की थी, फौज भेजी थी। और जब फौज भेजी तो कहा कि झंडा मैं देता हूं हजरत ज़ैद बिन हारिसा को, यानी कि उन्हें कमांडर बनाया। लेकिन साथ ही क्या कहा कि ज़ैद बिन हारिसा की शहादत की सूरत में हजरत मुस्लिम बिन अकील, सॉरी मैं थोड़ा नाम बोल रहा हूं, मैं वो गलत नाम नहीं लेना चाहता, अबू तालिब, अकील बिन अबू तालिब, वो झंडा उठाएंगे, यानी कि शहादत हो जाएगी तो झंडा उनके हाथ में आएगा। फिर एक तीसरे साहबी का नाम लिया कि फिर झंडा वो उठाएंगे, यानी कि नबी करीम ने ये पेशिंग कोई कर दी, पहले के तीनों शहीद हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं जा रहे, ये क्या क्या आप भेज रहे हो कि हमने तो शहीद होना है, हम नहीं जाते। उन्होंने कहा हाँ हम झंडा उठाएंगे, और कहा जब चौथा, जब वो तीनों शहीद हो जाए तो फिर झंडा वो उठाएगा जो अल्लाह की तलवार होगा। वो जंग में उसी तरतीब से तीनों शहीद हुए, और फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने वो झंडा उठाया, और उन्होंने बाद में कहा कि मेरे हाथ से उस जंग में 9 तलवारें टूटी, तो जिसके बाद उन्हें सैफुल्लाह का नाम दिया गया। मेरा कहने से मकसद ये है कि उन तमाम सहाबा किराम ने ये पता होने के बावजूद कि शहादत लिखी गई, सरेंडर नहीं किया, खड़े रहे, काम जाएंगे, लड़ेंगे, शहीद होंगे।
ठीक है सर। जी हाँ। ईरान में उनके हर जर्नैल को, हर सियासी रहनुमा को पता है कि जैसे ही हम ये पोस्ट संभालेंगे या झंडा संभालेंगे, हमारे ऊपर टारगेट हो जाएगा। ठीक है जी। हर शख्स उस ओहदे पे फिर भी बैठ रहा है, हर शख्स उस तरतीब से, जो कहीं तरतीब दी गई है, किसके पास है वो तरतीब? ईरान में ही है। वहां उनको पता है कि अब इसने चला गया तो इसने आना है, इसके बाद इसने आना है। यानी कि वो जिस तरह हजूर पाक ने एक तरतीब दी थी, यहां भी ईरानियों ने एक तरतीब दी हुई है शहादत पाने वालों की। मैं इसलिए कोई वहां पे किसी मजहबी तफरके में, फिक्र में नहीं पड़ता। मैं ये बात कर रहा हूं, वो भी मुसलमान हैं, वो जब शहीद हो रहे हैं तो वो शहीद ही हैं। यहां पे कुछ लोग इस किस्म की बकवास भी कर रहे हैं कि वो दूसरी तरफ से जो जंग हो रही है ईरानी फलां, मैं कहा नहीं मानता मैं। ईरान भी मुसलमान बोल के हमारा, वहां भी लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन शहादत वाले देखें कि ये सोच के झंडा उठा रहे हैं कि मैंने शहीद होना है। यहां तो जंग में लड़ते हैं महफूज जगह से बैठ के, तय खाने में बैठ के, मोर्चे में बैठ के, एक बंकर में बैठ के, और वो वहां लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि हमने कहां से अचानक हमारे ऊपर मिसाइल आ गिरेगा। सैयद शहबुद्दीन अहमद साहब, ईरान ने दुनिया को क्या, पूरे उम्मत मुस्लिम का बता दिया जिहाद क्या होता है, शहादत क्या होती है, और कैसे यकजहती के साथ दुनिया की बड़ी ताकतों से मुकाबला किया जा सकता है, वो तो ये करके दिखा रहा है। लेकिन इस जंग को, इस खत्ते में अगर देखा जाए तो नुकसान तो इन तीनों का हो रहा है, लेकिन फ़ायदा जो है वो उनका हो रहा है जो सिर्फ बयानिए तक हैं, वो इस जंग को बंद करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे। उनमें चीन और रशिया है। माशी तौर पे हर हवाले से जो फ़ायदा है इन दो मुल्कों को हो रहा है। क्या वजह है कि ये इसमें आके इस जंग को बंद नहीं करवा रहे, इस खित्ते को अमन की जानब लेके नहीं आ रहे? शेख साहब देखिए, एक बात बड़ी सच है, अमेरिका के पास को तकरीबन 5000 जंगी जहाज है, दुनिया के सबसे बड़े बैरी बेड़े उसके पास है। उसने अपनी ताकत को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए और दुश्मनों को अपने से दूर रखने के लिए अपने ये बैरी बेड़े बनाए थे। फिर पहले बैरी बेड़े बनाए, फिर उसने अड्डे बनाए। यूरोप में तो अड्डे मिल गए कि वहां पे जंग लड़ी थी, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो वो जितने इत्तेहादी थे वहां पे उसने कि हमने आपका साथ दिया, बरतानिया भी अड्डा बना लिया, फ्रांस ने बना लिया, सब में बना लिए। जर्मनी में तो इसलिए बनाया कि कब्जा कर लिया था वहां पे, ईस्ट जर्मनी में, रशिया का, इधर वेस्ट जर्मनी का, तो उनके सब अड्डे वहां मौजूद थे। अब रशिया का ये हुआ है कि इस वक्त रशिया उस पोजीशन में नहीं है जो बजाय हमें दिखाई देती है कि वो लड़ सके। वो यूक्रेन के साथ उन्होंने मुसलसल उसको एंगेज रखा हुआ है। आप ये देखिए ना कि यूक्रेन को उन्होंने वो मिसाइल भी दिए जो क्रिमिनल तक हिट कर जाते हैं। फिर यूक्रेन टारगेट करता है ड्रोन्स के जरिए, और कितनी दूर तक करता है। यूक्रेन के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, नेटो दे रही है, अमेरिका दे रहा है, इंगेज किया हुआ है रशिया को, रशिया इंगेज है। चाइना का मसला यह है, चाइना इस वक्त किसी लड़ाई, किसी कॉन्फ्लिक्ट में 1-to-1 आमने सामने नहीं होना चाह रहा। अच्छा, चाइना की और रशिया की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, तो फिर पाकिस्तान ही रह जाता है जो इस जंग को बंद करवाए और वो करवाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या जंग बंद हो जाएगी? पाकिस्तान अपने मफाद के लिए कर रहा है कि पाकिस्तान मफाद तो फिर हर एक के अपने अपने होते हैं। क्या आप समझते हैं फिर जंग बंद हो जाएगी, मुज़ाकरात की टेबल सज जाएगी? पाकिस्तान डरा हुआ है उस मुआहदे से, बोर्ड ऑफ पीस में जहां बैठा हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान डरा हुआ है इस जंग के साथ ही। वो तो एक किस्म का जो है वो खत्म हो गया हुआ है, वो मायदा का, सऊदी अरब का मायदा तो है ना आपका, जो आपने पिछले साल मायदा किया है। देखिए पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुआहदा था। तो सैयद शहबुद्दीन अहमद साहब, ऐसे लगता है कि इस जंग को करने के लिए बनाया गया था। यही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुआहदा था
कि हम मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए यहाँ पे रहेंगे, हम इनका डिफेंस करेंगे, ठीक है। लेकिन पिछले साल अचानक हमने नया अकॉर्ड किया, ठीक, इस जंग से सिर्फ 4-5 महीने पहले, और उसमें हमने ये जिम्मा लिया कि हम सऊदी अरब की लड़ाई लड़ेंगे और हम सऊदी अरब का दिफा करेंगे, ठीक है। अब ईरान जब वहां पे मिसाइल फेंकता है, अब वो चाहे आरामको पे फेंके, आरामको ईरान, अब सऊदी अरब और अमेरिका का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, ठीक है। रिफाइनरीज अमेरिका को भी उतना ही पैसा दे रही है, बल्कि ज्यादा ही पैसा दे रही है जितना सऊदी अरब को देती हैं। ठीक। तो ईरान तो टारगेट करता है ईरान अमरीकी मफाद को, अब वो अमरीकी मफाद जो है वो सऊदी अरब की जमीन पे है, और वो सऊदी अरब की जमीन जो है वो पाकिस्तान के दिफाई पैक्ट में है। तो हमें मौत पड़ती है देख के कि अगर ये हो गया और हमें वहां जाना पड़ा तो जंग हमारी सरहद पे आ जाएगी। ऐसे ही है। हम अपनी सरहद को बचाने के लिए बलूचिस्तान बॉर्डर को गर्म होने से रोकने के लिए जंग कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जिस तरह हमें बचाते आए हैं अब तक, और अब तक वाकई बचाया है, क्या अब इस ईरान और अमेरिका जंग से भी बचा पाएंगे? वो जो इंडिया से बचाया था उसमें हमारा दोस्त चाइना था, खुल के था, सबको पता है कौन से मिसाइल थे, कौन से जहाज थे, कौन सी टेक्नोलॉजी कहां से, यहाँ तो सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब सफारती तौर पे ही बचाना है, यहाँ तो हमने इन्वॉल्व नहीं होना, ये तो तैयार किया हुआ है सर। नहीं, मसला वो नहीं है, मसला ये है सिफारती महाज ईरान की कोई मुफाद देखना है हमने। हम तो क्या हम सिर्फ अमेरिका का मुफाद लेके जाएंगे, एलो पढ़ो साइन करो तो मान जाओ? नहीं, ईरान ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ना। वो कहते हैं आपने हम पे हमला किया, हट जाना थे, आपने हमारे इतने लोग मारे, हमारा इतना नुकसान किया, इसका बाहर जाना बने। आप ये लिख के दें कि आप दोबारा हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और गारंटी दे, जो ये गारंटी दे कि ये अटैक नहीं होगा। फिर ये कि आप हमारे जो असासे हैं यूरेनियम अफसोदा, वो हम आपको नहीं सरेंडर करेंगे। अच्छा, जब दोनों तरफ से दोनों तरफ से जब शर्तें नहीं मानी जा रही और मुज़ाकरात की टेबल नहीं सज रही, तो आप फिर इस जंग के ऊंट को किस करवट बैठता देखते हैं? इस खित्ते में क़याम अमन कब आता हुआ देखते हैं? आखिरी सवाल। बज़ाहिर तो नहीं है, ठीक है, ईमानदारी की बात है, ठीक, क्योंकि या तो आप एक को मार दें, उसकी छाती में पैर रखें और तस्वीर बनवाएं कि लो जी आदमखोर शेर मार लिया मैंने। ईरान एक आदमखोर शेर था, सबको काटता फिर रहा था, मैंने इसको मार दिया। लेकिन ईरान उस तरह मरने को तैयार नहीं है, वो कहता मैं आपके बच्चे मार के मरूंगा, ठीक है, हम सब मर जाएंगे, फिर आप भी नहीं बचेंगे। अगर वो नौबत आई और ईरान ने उस तरह मिसाइल बखेरने शुरू कर दिए तो क्या होगा? ये खित्ता कहां जाएगा? ये खित्ता 20, 30, 40 बरस पीछे चला जाएगा। ये जो तेल लिए फिरते हैं और जो गैस लिए फिरते हैं और जो वहां से खाद बना रहे हैं, जो वो कहां जाएगी? वो एक दफा जब फैसिलिटीज तबाह हो जाए, आग की नजर हो जाए, वहां पे कुछ ना बचे, बड़ा मुश्किल होता है दोबारा फसल उगाना। ठीक, जिस कहते हैं कि जिस खेतों में से टैंक गुजर जाए, वहां पे बारूद गिर जाए, वहां क्या होता है बाद में आपको भी पता है। आपको देखें कितना वर्ष हो गए, 75 साल हो गए, ज्यादा हो गए, अमेरिका ने वहां पे एटम बम फेंका था, जी हाँ, हिरोशिमा में। क्या आज तक वहां पे नॉर्मल हुए लोग? नहीं। चेरनोबिल में क्या हुआ था रशिया में, क्या वहां को बेहतरी आई बाद में? बहुत खौफनाक चीज है, डरना चाहिए। ये तो तय है कि उनके पास जो यूरेनियम है वो अभी तक महफूज है,
इन असल में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं नहीं जानता सही है या गलत है, कुछ इतला है कि इनके B-52 वहां तक नहीं पहुंच सके जहां से डायरेक्ट इनका जो डेजी कटर है या जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है वो नीचे तक जा सके। ठीक। ईरान की फजाएं आज भी इतनी महफूज नहीं है, बजरिया मिसाइल ही जा रहे हैं। या मिसाइल कभी इतना नीचे जाके तबाह नहीं होता कि बंकर जला दे। बंकर तो जी हाँ पता नहीं कितने कितने नीचे बने हुए हैं दोनों के। जी पाकिस्तान में भी तो है ना, हमने भी तो इंडिया के लिए जवाब दे रखा है ना। जी हाँ तो वो चीज जो है कहते हैं कि वो महफूज है, और अगर वो महफूज है तो फिर इसराइल महफूज नहीं है। बहुत शुक्रिया। और इसराइल को इसराइल को महफूज किए बगैर अमेरिका जंग बंद नहीं करेगा। ठीक। मसला ये है कि ये बेबी जो है अमेरिका का, बरतानिया का, जो उन्होंने ला के यहां बिठाया उस बैतुल मकदस में, जिसमें पहले हज़रत उमर ने फतह किया और फिर सलाउद्दीन अयूबी ने यहां मुसलमानों का पूरा मुल्क बनाया, इसको सल्तनत बनाई, सब कुछ किया। ये बैतुल मकदस किबला अव्वल एक वजह तनाज़ा है ईसाइयों में, यहूदियों में, मुसलमानों में। मजहबी है, सलेबी जंगें हुई हैं, रिचर्ड कौन था, सब कहानियां पुरानी है। आजकल के बच्चों को तो याद भी नहीं होगी, उनको ये भी नहीं पता होगा शायद कि जंगी कौन थे और अयूबी कौन थे। हमारे यहाँ बच्चे हिस्ट्री नहीं पढ़ते ही है, उन्हें वही पता है जो हम आज उनको अमेरिका दिखा रहा है सोशल मीडिया पे। शहबुद्दीन अहमद साहब, हमारी जो है वो हुकूमत जो है वो तुर्की के ड्रामों के ज़रिए अब लोगों को तारीख़ जो है वो बता रही है, दिखा रही है, तो पता आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है। लेकिन उसमें वही आप वाली बात कि शायद इतनी दिलचस्पी नहीं है। सही शहबुद्दीन अहमद साहब, आपके इज़हार ख्याल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि सैयद शोएब अहमद साहब ने कहा है कि हम आम तौर पे बड़ी आसानी से कह देते हैं ईरान डू एंड डाई की पोजीशन में है, कभी हम इसराइल को कह देते हैं, कभी हम किसी को कह देते हैं। डरिए उस वक्त से कि ये वक्त आ जाए। बिल्कुल सैयद शोएबुद्दीन अहमद साहब ने कहा है कि जब वो पोजीशन आ जाए डू एंड डाई की, और ये इंतहाई ख़तरनाक है। हमने इस सिचुएशन में किसी को ले जाने और ख़ुद जाने की पोजीशन से बचना चाहिए। हम उससे बच पाएंगे तो ही हम जिंदा भी रह पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाह नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह ने कीमान।